वित्तीय प्रबंध, अर्थ एवं कार्य। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग फंक्शन। वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त है। इसका संस्था के प्रत्येक अंग में नियमित एवं नियंत्रित प्रभाव बनाए रखना अनिवार्य है। वित्त रूपी जीवन रक्त के बिना व्यवसाय के किसी भी कार्य का, चाहे वह उत्पादन कार्य हो या विपणन का, सफल संचालन करना कठिन नहीं, असंभव भी होगा। व्यवसाय को जीवित रखने के लिए ही नहीं, व्यवसाय के निरंतर विकास और विस्तार के लिए भी वित्त एक आवश्यक तत्व है। व्हीलर के मतानुसार वित्त संपूर्ण व्यवसाय क्रियाओं को जोड़ने वाला चमकीला धागा है। यह विपणन, उत्पादन कार्य तथा सेवर्गीय प्रबंध संबंधी क्रियाओं को प्रभावित एवं सीमित करता है। वस्तुतः वित्त के बिना व्यवसाय संचालित कल्पना करना भी व्यर्थ ही है। वित्त कार्य का अर्थ एवं परिभाषाएं। वित्त कार्य का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फाइनेंस फंक्शन। वित्त कार्य वित्तीय मामलों से सरोकार रखता है। वित्त कार्य वित्तीय मामलों से सरोकार रखता है। वित्त कार्य का अर्थ समय और परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है। इस शताब्दी के प्रारंभ से लेकर आज तक इस कार्य की परिभाषा विचारधारा में पर्याप्त अंतर हो गया है। इसी कारण इस कार्य के अर्थ को भले प्रकार समझने के लिए हमें वित्त की संपूर्ण विचारधारा को समझना होगा। वित्त कार्य की अब तक की विकसित विचारधारा को अपन मोटे रूप से दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला परंपरागत विचारधारा, दूसरी आधुनिक विचारधारा। अब है पहली है परंपरागत विचारधारा, द ट्रेडिशनल अप्रोच। वर्तमान शताब्दी के 5वीं दशक के प्रारंभ तक वित्त कार्य का जो अर्थ लगाया जाता था, अब उसी वित्त की परंपरागत या प्राचीन विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इस परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य का अर्थ मुख्य रूप से कोषों को प्राप्त करने तक ही सीमित है। उस समय के लेखकों ने वित्त कार्य की जो परिभाषा दी है, उनमें से इसी के कार्य के क्षेत्र का स्पष्टीकरण हो जाता है। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। पहली, F.W. पेस के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप वित्त की व्यवस्था करना ही वित्त का कार्य है। होवर्ड तथा अपटोन के शब्दों में व्यावसायिक वित्त किसी संगठन में वह प्रशासकीय कार्य है जिसका संबंध नगद या साख की व्यवस्था करने से है, ताकि वह संगठन यथासंभव अपने उद्देश्यों को संतोषप्रद ढंग से पूरा करने के लिए साधन प्राप्त कर सके। हंट, विलियम्स तथा डोनाल्ड्स ने वित्त की परंपरागत विचारधारा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वित्त कार्य को एक ऐसे कार्य रूप में देखा जाता था जिसके द्वारा व्यवसाय के उद्देश्यों के अनुरूप सर्वाधिक अनुकूल शर्तों पर उपक्रम के लिए आवश्यक कोष उपलब्ध किए जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि परंपरागत अर्थ में वित्त कार्य से तात्पर्य कोषों को प्राप्त करना तथा इनसे संबंधित कार्यों को संपन्न करना था। प्रातः प्राचीन विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य के निम्नलिखित 3 कार्य सम्मिलित है। वित्त कार्य में पहला, वित्तीय संस्थाओं का अध्ययन करना जो बाजारों में पूंजी उपलब्ध करती है। दूसरा, वित्तीय प्रलेखों का अध्ययन जिनके द्वारा पूंजी बाजार से कोष एकत्रित किए जाते हैं। तीसरा, वैधानिक एवं लेखांकन संबंधों का अध्ययन जो संस्थाओं तथा ऋणदाताओं के मध्य उत्पन्न होते हैं। वित्त की इस परंपरागत विचारधारा या परिभाषा में वित्त की प्राप्ति को ही महत्वपूर्ण समझा गया है। उसका प्रभावकारी उपयोग करना वित्त का कार्य नहीं समझा गया है। इसके अतिरिक्त इस कार्य में दीर्घकालीन वित्त को ही महत्व दिया गया है। कार्यशील पूंजी के प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया है। परंपरागत परिभाषाओं में उन कोषों के प्रबंधन की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है जो संस्था के अंतर्गत ही उपलब्ध होते हैं। विशेषताएं एवं सीमाएं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। परंपरागत वित्त कार्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं सीमाएं निम्नानुसार है। एक पक्षी विचारधारा। ये विचारधारा एक पक्षी है, केवल कोषों की प्राप्ति उसके प्रशासन पर ध्यान देती है तथा उसके उपयोग पक्ष की उपेक्षा करती है। विनियोजकों के दृष्टिकोण को महत्व। परंपरागत विचारधारा विनियोजकों के दृष्टिकोण से कोषों के विनियोग करने पर ध्यान देती है। अतः विचारधारा वित्त संबंधी निर्णय करने वालों की अपेक्षा कोषों की आपूर्ति करने वालों के हितों को अधिक महत्व देती है। इसलिए विचारधारा को बाहरी व्यक्तियों द्वारा संस्था में झांकने की विचारधारा भी कहते हैं।
विशिष्ट अवसरों पर वित्तीय व्यवस्था। ये विचारधारा विशिष्ट अवसरों जैसे कंपनियों के परिवर्तन, समामेलन, संविलीन, एकीकरण, पुनर्गठन आदि के लिए पूंजी जुटाने की समस्याओं पर अधिक ध्यान देती है। ये विचारधारा दैनिक वित्तीय समस्याओं के निर्माण पर कोई ध्यान नहीं देती है। निगमीय उपक्रमों की समस्याओं पर अधिक ध्यान। ये विचारधारा निगमीय उपक्रमों यथा कंपनी, निगम आदि की वित्तीय समस्याओं पर अधिक ध्यान देती है। एकाकी व्यापारी, साझेदारी आदि छोटे उपक्रमों की वित्तीय समस्याओं की अवहेलना करती है। कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की अपेक्षा। ये विचारधारा संस्था की कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की अवहेलना करती है। कोषों के आवंटन उपयोग पर ध्यान नहीं। ये विचारधारा कोषों की प्राप्ति पर तो ध्यान देती है किंतु कोषों के आवंटन उपयोग पर ध्यान नहीं देती है। फलतः कोषों का वेगपूर्ण आवंटन एवं प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है। अब है आधुनिक विचारधारा, द मॉडर्न अप्रोच। समय के परिवर्तन के साथ साथ वित्त कार्य का क्षेत्र बढ़ा है और वित्त कार्य की विस्तृत परिभाषाएं की जाने लगी है। इस शताब्दी के 5वें दशक में वित्त कार्य में कोषों प्राप्त करने के साथ साथ कोषों के उपयोग, एप्लीकेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को महत्व दिया जाने लगा है। छठे तथा 7वें दशक में वित्त कार्य का क्षेत्र और भी बढ़ा है तो ये क्रम आज भी निरंतर रूप से चल रहा है। इस विस्तृत क्षेत्र वाली वित्त कार्य की परिभाषाओं को ही आधुनिक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। कुछ एक आधुनिक परिभाषाएं निम्नानुसार है। गुथमैन तथा डूगल के अनुसार वित्त कार्य में व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले कोषों का नियोजन करने, प्राप्त करने, नियंत्रण करने तथा उनका प्रशासन करने से संबंधित क्रियाएं सम्मिलित है। वारन वोन होरन ने लिखा है कि वित्त की विचारधारा वर्णनात्मक अध्ययन से गहन विश्लेषण एवं आदर्शवादी सैद्धांतिक अध्ययन हो गया है। इसका क्षेत्र जो मुख्य रूप से वित्त प्राप्त करने मात्र से संस्था के से संबंधित था, अब वह संपत्तियों के प्रबंध, पूंजी की आवंटन तथा संपूर्ण बाजार में संस्था के मूल्यांकन तक बढ़ गया है तथा जो कार्य संस्था के बाह्य विश्लेषण पर बल देता था वह अब संस्था के अंतर्गत निर्णय के लिए जोर देता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य व्यावसायिक प्रबंध का एक आधारभूत कार्य है जिसका संबंध व्यवसाय के आंतरिक संचालन से है। इस कार्य के अंतर्गत कोषों के अनुकूलतम उपयोग का निर्णय लेने, दीर्घकालीन पूंजी नियोजन करने, कोषों के वैकल्पिक स्रोतों का मूल्यांकन करने, कार्यशील पूंजी का प्रबंध करने, पूंजी लागत को निर्धारित करने, कोषों का सफलतम उपयोग के लिए वित्तीय नियंत्रण करने आदि से संबंधित अनेक कार्य किए जाते हैं। स्पष्ट है कि सने सने वित्तीय कार्य जटिलता बढ़ती ही चलेगी। वित्तीय कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया, फलतः इसी प्रबंध की महत्वपूर्ण शाखा माने जाने लगा और वित्तीय प्रबंध विषय का जन्म हो गया। अतः विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं वही है जो वित्तीय प्रबंध की है। इन विशेषताओं का उल्लेख हम वित्तीय प्रबंध की परिभाषा के बाद करेंगे। दोनों विचारधाराओं में अंतर, परंपरागत विचारधारा और आधुनिक विचारधारा में अंतर। वित्त कार्य की परंपरागत एवं आधुनिक विचारधाराओं में प्रमुख अंतर इस प्रकार है। पहला, परंपरागत विचारधारा कोषों की प्राप्ति पर ही बल देती है जबकि आधुनिक विचारधारा कोषों की प्राप्ति उनके अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग पर बल देती है। परंपरागत विचारधारा दीर्घकालीन कोषों की प्राप्ति पर ध्यान देती है तथा कार्यशील पूंजी की अवहेलना करती है जबकि आधुनिक विचारधारा दोनों पर ही ध्यान देती है। परंपरागत विचारधारा विवरणात्मक या वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव विचारधारा है जबकि आधुनिक विचारधारा वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक साइंटिफिक एंड एनालिटिकल विचारधारा है। ये गणित एवं सांख्यिक तकनीक के उपयोग को महत्व देती है, अतः वैज्ञानिक है। अब है वित्तीय प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध व्यवसायिक प्रबंध की वह शाखा है जिसके द्वारा किसी व्यवसाय के कोषों के स्रोतों, कोषों के आवंटन तथा नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। वित्तीय प्रबंध की अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं की है। कुछ एक प्रमुख परिभाषाएं निम्नानुसार है। ब्रेडले के मतानुसार वित्तीय प्रबंध व्यवसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है जो पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग करने तथा पूंजी स्रोतपूर्वक चयन करने से संबंधित है जिससे खर्च करने वाली इकाई अपने लक्ष्य की पूर्ति में आगे बढ़ सके। दूसरी परिभाषा जोसेफ एल मेसी के अनुसार वित्तीय प्रबंध व्यवसाय की वह परिचालन प्रक्रिया है जो प्रभावकारी संचालन के लिए आवश्यक कोषों के प्राप्त करने तथा प्रभावकारी उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है। वेस्टन तथा ब्राहिम के अनुसार वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय का वह क्षेत्र है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों एवं उपक्रम के लक्ष्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्तीय प्रबंध व्यापारिक प्रबंध का वह भाग है जो किसी संस्था के कोषों के स्रोतों के निर्धारण एवं कोषों के आवंटन या उपयोग से संबंधित है, जिसके अंतर्गत संस्था के कोषों का नियोजन, आवंटन, नियंत्रण तथा समन्वय किया जाता है ताकि संस्था को न्यूनतम लागत पर निरंतर आवश्यकता अनुसार कोष उपलब्ध हो सके तथा अधिकतम लाभदायी कार्यों में विनियोग किया जा सके। इस प्रकार ये वित्तीय प्रबंध का निष्कर्ष है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। अब वित्तीय प्रबंध की विशेषताएं या प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्त की आधुनिक विचारधारा ने वित्त प्रबंध को जन्म दिया है तथा वित्तीय प्रबंध के महत्व को प्रतिष्ठित किया है। वित्तीय प्रबंध एक व्यापक कार्य है जो कोषों की प्राप्ति, प्रशासन एवं उपयोग से संबंधित विभिन्न कार्य करता है। इसकी प्रकृति को ठीक से समझने के लिए हम इसकी कुछ विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। पहली, संपूर्ण प्रबंध का अभिन्न अंग। वित्तीय प्रबंध संपूर्ण संस्था के प्रबंध का अभिन्न अंग है। इसके बिना संपूर्ण संस्था का प्रबंध अधूरा रहता है। इस इजरा सोलोमन तथा प्रिंगल जॉन जूने ने लिखा है कि वित्तीय प्रबंध कोषों की व्यवस्था करने से संबंधित एक विशेषक है, कार्य की ही नहीं बल्कि इसे संपूर्ण प्रबंध के विभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। सतत प्रक्रिया। आधुनिक वित्त कार्य या वित्तीय प्रबंध की प्रक्रिया प्रत्येक संस्था में निरंतर रूप से चलती रहती है। अब ये कभी किसी विशेष समय अवसर विशेष पर किए जाने वाला कार्य नहीं है, ये लगातार चलने वाला कार्य है। वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक कार्य। आधुनिक वित्त कार्य या वित्तीय प्रबंध एक वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक कार्य भी है। यह परंपरागत वित्त कार्य की भांति केवल वर्णनात्मक नहीं है। वर्तमान वित्तीय प्रबंध के लिए कई गणितीय सांख्यिक विधियां विकसित कर ली गई है जिनसे इस कार्य को विज्ञान आधार पर संबंध किया जा सकता है। कोहोन तथा रॉबिन्स ने लिखा है कि किसी भी संस्था के वित्त का प्रबंध करना कला एवं विज्ञान दोनों है। इसके लिए परिस्थिति के सही अनुमान एवं विश्लेषण चातुर्य की ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वित्तीय विश्लेषण की विधियों एवं तकनीकों में प्रचुर ज्ञान तथा व्यवहारिक उपयोग की भी परिणामी समीक्षा के ज्ञान की आवश्यकता भी पड़ती है। चौथी, केंद्रीकृत कार्य। वित्तीय प्रबंध संपूर्ण उपक्रम के प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है, किंतु एक केंद्रीकृत प्रकृति का कार्य है। उपक्रम के अंदर के अन्य कार्य तथा उत्पादन, विपणन, सेवा वर्गीय आदि का विवरण किया जा सकता है तथा करना भी चाहिए, किंतु वित्त कार्य को केंद्रीकृत ही रखा जाता है। इस कार्य से विकेंद्रीकरण की अपेक्षा भी नहीं की जाती, क्योंकि इसका विकेंद्रीकरण व्यावहारिक ही नहीं होता। वेंस ने ठीक लिखा है कि आधुनिक औद्योगिक उपक्रम में विपणन एवं उत्पादन कार्यों का विकेंद्रीकरण तो संभव है, किंतु वित्तीय समन्वय एवं नियंत्रण केंद्रीकरण के द्वारा ही किया जाता है। व्यापक क्षेत्र। वित्त कार्य का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक एवं जटिल है। इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित है जिनके द्वारा संस्था की अल्पकालीन और दीर्घकालीन कोषों की आवश्यकता को निर्धारित किया जाता है। इससे कोषों की प्राप्ति, आवंटन एवं उसके अनुकूलतम उपयोग से संबंधित सभी कार्य सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त वित्तीय लेखा, बजटन, अंकेक्षण, लागत नियंत्रण आदि के कार्य भी वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में ही आते हैं। निर्णय का उपकरण। वित्तीय प्रबंध के निर्णयों का महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्तमान युग में सभी प्रबंधक वित्तीय विश्लेषण करके निर्णय लेते हैं। इसलिए आजकल प्राय प्रत्येक कंपनी में वित्त नियंत्रक या वित्त परामर्शदाता की नियुक्ति किया जाने लगा है। निष्पादन का माप। वित्तीय परिणामों को ही निष्पादन मूल्यांकन के आधारभूत मापदंड माना जाता है। वित्तीय विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रत्येक विभाग में संपूर्ण संस्था की निष्पादन क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है। नियोजन एवं नियंत्रण का आधार। वित्तीय प्रबंध संपूर्ण संस्था के नियोजन एवं नियंत्रण का आधार प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा उपलब्ध आंकड़ों एवं सूचनाओं के आधार पर संस्था में प्रभावकारी नियोजन एवं नियंत्रण किया जा सकता है। समन्वय में सुविधा, समन्वय में सहायक। वित्तीय प्रबंधक सभी विभागों के कार्य में समन्वय करने में सहायता करता है। इसके द्वारा उपलब्ध सूचनाओं, आंकड़ों एवं आर्य परिणामों के आधार पर ही सभी कार्यों में समन्वय रखा जाता है। सर्वव्यापी। वित्तीय प्रबंध सर्वव्यापी कार्य हैं। ये सभी प्रकार के संगठनों में किया जाने वाले कार्य हैं। औद्योगिक, वाणिज्यिक, सेवा संगठनों, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सभी प्रकार के संगठनों में वित्त कार्य आवश्यक है। लेखांकन कार्य से भिन्न।
वित्तीय प्रबंध एवं लेखांकन कार्य एक ही नहीं है, ये लेखांकन से भिन्न है। लेखांकन कार्य में सूचनाएं तथा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जबकि वित्तीय प्रबंध कार्य में इन सूचनाओं आंकड़ों की सहायता से निर्णय लिए जाते हैं। अब है वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र कार्य, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसके क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्य सम्मिलित है। अध्ययन की सुविधा के लिए वित्तीय प्रबंध के कार्यों को या क्षेत्रों को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला प्रबंधकीय कार्य, दूसरा परिचालन या संचालकीय कार्य। पहला है प्रबंधकीय कार्य, मैनेजरियल फंक्शन। वित्तीय प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का एक भाग है, अतः इसी प्रबंध प्रक्रिया के सभी कार्यों यथा नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि को करना पड़ता है। अतः वित्तीय प्रबंध के प्रमुख प्रबंधकीय कार्य अग्रानुसार है। पहला नियोजन, प्लानिंग। नियोजन एक आधारभूत कार्य है। वित्तीय प्रबंध वित्तीय नियोजन करता है। वह इस कार्य में भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को ज्ञात करता है तथा पूंजी संरचना को निश्चित करता है। वित्तीय नियोजन हेतु एक वित्तीय प्रबंध को सामान्य नियमित कार्य करने पड़ते हैं। वित्त विभाग के उद्देश्यों का निर्धारण करना, वित्तीय नीति को निर्धारित करना और वित्तीय कार्य विधियों तथा नियमों को निर्धारित करना। वित्तीय कार्य विधियों तथा नियमों को निर्धारित करना, वित्त की आवश्यकता का पूर्वानुमान करना, पूंजी ढांचे का निर्माण करना तथा पूंजी साधनों स्रोतों का अनुपात निर्धारण करना। इस प्रकार इन सभी कार्यों के आधार पर वित्तीय प्रबंध वित्त नियोजन करके संस्था के भावी वित्तीय कार्यों को पहले से ही निर्धारित कर लेता है। दूसरा संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। वित्तीय प्रबंध वित्त विभाग का एक संगठन भी करता है। इस हेतु वह अपने विभाग के सभी कार्यों की सूची तैयार करता है तथा कार्यों को विभिन्न समूह या विभागों में वर्गीकृत करता है। तत्पश्चात उन कार्यों को विभिन्न व्यक्तियों को आवंटित करके आवश्यक अधिकार प्रदान करता है। इसके साथ ही वह उन व्यक्तियों में आपसी संबंधों को भी निर्धारित करता है। कार्यों में अधिकारियों को बांटने तथा लोगों में आपस में निर्धारित कर देने के परिणाम स्वरूप इस विभाग में कुछ अधिकारी और कुछ अधीनस्थ बन जाते हैं। इसी आधार पर संपूर्ण वित्त विभाग एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता रहता है। निर्देशन, डायरेक्शन। वित्तीय प्रबंध को अपने विभाग के सभी लोगों का समय समय पर आवश्यक निर्देशन भी करना पड़ता है। निर्देशन का तात्पर्य लोगों को हाँकना नहीं है, बल्कि उन्हें कार्य के लिए कार्य में आवश्यक सूचनाएं तथा जानकारी देने हेतु उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्य को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रबंध को निम्न कार्य करने पड़ते हैं। सभी आवश्यक सूचनाएं देने तथा प्राप्त करने के लिए द्विमार्ग के संचार, टू वे कम्युनिकेशन की व्यवस्था करना, विभाग के सभी व्यक्तियों को उचित नेतृत्व प्रदान करना, विभाग के सभी व्यक्तियों की भावनाओं एवं आवश्यकताओं को संतुष्ट करना ताकि विभाग के लक्ष्यों की पूर्ति में योगदान देने के लिए तत्पर हो सके। चौथा है नियंत्रण, कंट्रोल। वित्तीय प्रबंध संपूर्ण वित्त विभाग के कार्यों का नियंत्रण भी करता है। इस कार्य के अंतर्गत वित्त प्रबंधक यह देखता है कि कार्य पूर्व निर्धारित योजनाओं, नीतियों, कार्यविधियों तथा नियमों के अंतर्गत किए जा रहे हैं अथवा नहीं। यदि नहीं तो वह इन कार्यों में हो रही कमी को ज्ञात करता है तथा उन्हें योजनाओं तथा प्रमापों के अनुसार पूरा करवाने का प्रयास करता है। ऐसा करके ही वह विभाग के उद्देश्यों को पूर्ति करता है तथा संस्था के उद्देश्य की पूर्ति में योगदान देता है। अब समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय प्रबंध का सार है। वित्तीय प्रबंध का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है समन्वय का। वह अपने विभाग का अन्य विभागों तथा संपूर्ण संस्था के कार्यों तथा के साथ समन्वय करता है। वित्तीय प्रबंध को अपनी प्रतिस्पर्धी संस्थाओं, सरकारी नियमों, संस्थाओं, पूंजी बाजार की परिस्थिति से भी समन्वय करना पड़ता है। अतः प्रभावकारी समन्वय के द्वारा ही वह अपने विभाग की सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। अब दूसरा कार्य का प्रकार है परिचालन या संचालकीय कार्य, ऑपरेटिंग फंक्शंस। वित्तीय प्रबंध निम्नलिखित परिचालन या संचालक कार्य करता है। पहला, कोष प्राप्त करना, प्रोक्यूरिंग फंड्स। वित्तीय प्रबंध संस्था के लिए आवश्यक कोष को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस हेतु यह निम्नलिखित कार्यों को पूरा करता है। संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं को ज्ञात करना, ये दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों प्रकार की हो सकती है। संस्था के लिए वित्तीय स्रोतों को ज्ञात करना, वित्तीय स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करना एवं श्रेष्ठ स्रोत या स्रोत तय करना, वित्त प्राप्ति के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना, वित्त प्राप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करना तथा प्रविवरण जारी करना, दलाल, बैंकर, हबीगोपर आदि नियुक्त करना। वित्तीय प्रबंध इन सभी कार्यों को पूरा करके संस्था के लिए आवश्यक वित्त जुटाता है। दूसरा, कोषों का आवंटन तथा विनियोग करना, एलोकेटिंग एंड इन्वेस्टिंग फंड्स। वित्तीय प्रबंध संस्था के पास उपलब्ध कोषों को विभिन्न परियोजनाओं तथा कार्यों के लिए आवंटित करता है।
इस हेतु वह विभिन्न वैकल्पिक परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है तथा उनका लागत विश्लेषण करता है। जिस परियोजना तथा कार्य में तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ होता है उन्हीं में कोषों का सर्वाधिक विनियोग किया जाता है। कोषों के प्रवाह या तरलता को नियमित करना, रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ फंड्स और लिक्विडिटी। संस्था की सफलता के लिए नगद कोषों का समुचित प्रवाह बनाए रखना आवश्यक होता है। अतः वित्तीय प्रबंध संस्था के नगद कोषों के प्रवाह को नियमित करने का कार्य भी करता है। वह संस्था की दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही संस्था की नगद प्रवाह की व्यवस्था करता है। ऐसा करके वह संस्था में कोषों की तरलता को बनाए रखता है। इसी संस्था के शोधन क्षमता को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सकता है। संपत्तियों का प्रबंध करना, मैनेजिंग एसेट्स। वित्तीय प्रबंध संपत्तियों का भी प्रबंध करता है। संस्था की स्थायी संपत्तियों के लिए विनियोग करना, उनकी पुनर्स्थापना करना, के हाथ संचयों का निर्माण करना आदि वित्त प्रबंध के कार्य हैं। इसके अंतर्गत चल संपत्तियों को खरीदना तथा उनकी समुचित व्यवस्था करना भी वित्त प्रबंध का कार्य है। वित्तीय प्रबंध संस्था के उच्च प्रबंधकों को संपत्तियों में विनियोग की नीति बनाने में भी सहयोग करता है तथा उस नीति के अनुसार संपत्तियों का प्रबंध करता है। वित्तीय विवरणों को तैयार करना, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वित्तीय प्रबंध संस्था के सामयिक में वित्तीय विवरण भी तैयार करता है। सामान्यतः वार्षिक आधार पर सभी संस्थाओं में वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं क्योंकि ऐसा करना कानून रूप से अनिवार्य होता है। किंतु कुछ संस्थाओं में मासिक, तिमाही तथा अर्धवार्षिक विवरण भी तैयार किए जाते हैं। इन विवरणों की सहायता से संस्था की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना आसान हो जाता है। लाभों का विभाजन करना, अप्रोराइटिंग प्रॉफिट्स। संस्था के वित्तीय विवरणों से संस्था के लाभों ज्ञात हो जाता है, लाभों का ज्ञान हो जाता है। लाभों के ज्ञात होने पर इनका विनियोजन किया जाता है। दूसरे शब्दों में लाभों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवंटित किया जाता है। वित्त प्रबंधन संस्था के लाभों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए विनियोजित करता है, जैसे हास कोष के लिए, लाभांश के लिए, संचय कोष के लिए, विकास कोष के लिए, कर्मचारियों के बोनस के लिए आदि। लाभांश निर्णय में सहयोग देना, हेल्प टू टेक डिविडेंड डिसीजन। वित्तीय प्रबंध संस्था के उच्च प्रबंधकों तथा संचालन मंडल को लाभांश संबंधी निर्णय लेने में सहयोग देता है। वित्तीय प्रबंध संस्था के लाभांश नीति के निर्धारण में भी योगदान देता है। वह संस्था की वित्तीय स्थिति देखते हुए लाभांश घोषित करने या नहीं करने की सलाह भी संचालन मंडल को देता है। वित्तीय कार्यकुशलता का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वित्तीय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य संस्था की वित्तीय कार्यकुशलता का मूल्यांकन करना भी है। इस हेतु वह संस्था के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करता है। इस हेतु अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण आदि वित्तीय एवं सांख्यिकी विधियों का उपयोग भी करता है। वित्तीय कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय प्रबंध चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ साथ पिछले वर्षों के आंकड़ों से भी तुलना करता है। वह अन्य संस्थाओं से भी अपनी संस्था की तुलना भी करता है। अब 9वां कार्य, वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करना, फुलफिलिंग लीगल फॉर्मेलिटी। वित्तीय प्रबंध को कुछ वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति भी करनी पड़ती है। आयकर विवरणी, बिक्री कर विवरणी, उत्पादन शुल्क, आयात निर्यात शुल्क विवरणी तैयार करना एवं प्रस्तुत करना वित्त प्रबंध का कार्य है। इसके अतिरिक्त इसी कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम, श्रम नियमों आदि के अंतर्गत अपनी विविध वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है। अब प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, रिपोर्टिंग। वित्तीय प्रबंध को समय समय पर अपने उच्च प्रबंध को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। उसी अपने प्रतिवेदन में कोषों की उपलब्धता, नगद कोषों का प्रवाह का विस्तृत विवरण देना पड़ता है। बड़ी संस्था के लिए वित्त प्रबंधक को तो मासिक आधार पर लाभ हानि खाता तैयार करके प्रस्तुत करना पड़ता है। अभिलेख तैयार करना तथा रखना, प्रिपेयरिंग एंड कीपिंग रिकॉर्ड। वित्तीय प्रबंध को अपने विभाग के कार्यों के संबंध में आवश्यक अभिलेख भी तैयार करने तथा उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य भी करना पड़ता है। आजकल कंप्यूटर की मदद से काम आसानी से पूरा कर लिया जाता है। अन्य विभागों से समन्वय करना, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट। वित्त प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना है। इस हेतु वह सभी आवश्यक वित्तीय सूचनाओं में आंकड़ों का आदान प्रदान करता है ताकि उनकी नीतियों, क्रियाओं, बजटों आदि में एकरूपता उत्पन्न हो सके। वह विभिन्न विभागीय बाधाओं को समझते हुए सभी विभागों में वित्तीय समन्वय करता है। पूंजी बाजार पर निगाह रखना, टू कीप ट्रैक ऑन कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार कोषों की उपलब्धता का स्रोत है, अतः प्रत्येक संस्था के वित्तीय प्रबंधक को पूंजी बाजार पर निगाह रखनी पड़ती है। अल्पकालीन, दीर्घकालीनता, मांग पर देय ऋणों की ब्याज दरों, मुद्रा की विनिमय दरों, कंपनी के अंशों के मूल्य स्तर, स्कंद विनिमय केंद्रों के निर्देशांक इंडेक्स आदि पर निरंतर ध्यान रखना, उनका विश्लेषण करना एवं संस्था पर उसके प्रभावों का आकलन करना प्रत्येक संस्था के वित्तीय प्रबंध का दायित्व है। व्यावसायिक संयोजनों का अध्ययन करना, स्टडिंग बिजनेस कॉम्बिनेशंस।
आधुनिक व्यवसाय जगत में दिन प्रतिदिन अनेक व्यावसायिक संयोजन हो रहे हैं। व्यवसायिक संस्थाओं के अधिग्रहण, टेक ओवर हो रहा है, सम्मिश्रण, संविलन, मर्जर एंड एमलगेशन, पुनर्गठन, रिओर्गनाइजेशन आदि की सूचनाएं प्रतिदिन आती ही रहती है। वित्तीय प्रबंधन को इन सबका विशेषकर अपने ही उद्योग में होने वाली ऐसी गतिविधियों का अध्ययन करते रहना चाहिए। इससे भविष्य के कभी संयोजन का अवसर मिले तो उसका लाभ उठाया जा सकता है। इस प्रकार ये वित्त प्रबंध का वित्त कार्य का अर्थ एवं परिभाषा, वित्त प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषाएं, इसके विशेषताएं और उसके कार्य के बारे में अपना अध्ययन किया है। कल इसके बारे आगे इसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।